नमस्कार। राजनीति विज्ञान बीए पाठ तृतीय के प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं भूमंडलीकरण अथवा वैश्वीकरण के संबंध में। भूमंडलीकरण का एक दौर आज से एक शतक पहले भी आया था। यह चरण 1870 के आसपास शुरू होकर 1914 तक आते आते अचानक रुक गया था। तब की विश्व अर्थव्यवस्था कई मायनों में आज की अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से मिलती थी। 19वीं शताब्दी के अंत में भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था आज की तरह ही संगठित हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्त बाजार की स्थितियां भी एक जैसी थी। उन दिनों दो देशों के बीच सामान पूंजी श्रम के आवागमन पर लगभग कोई रोक नहीं थी। उद्योगों में नई नई प्रबंधन उत्पादन तकनीकें अपनाई जा रही थी। आज के अमेरिकी प्रभुत्व के समान उन दिनों ब्रिटेन का विश्व पर राजनीतिक और आर्थिक वर्चस्व बना था। उन दिनों बड़े पैमाने पर श्रमिकों का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी हुआ। 1830 से लेकर अगले 50 वर्षों तक 5 करोड़ भारतीय, चीनी, अमेरिका, कैरेबियन, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और अन्य देशों में खानों, खेतों, निर्माण कार्यों की करारनामों के अंतर्गत काम करने भी पहुंचे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की गतिविधियां ब्रेटन वुड्स व्यवस्था से संचालित होने लगी। 1944 में 40 देशों के प्रतिनिधि नई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली के निर्माण के लिए न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर एकत्र हुए थे। इनका मत था कि पुरानी मौद्रिक व्यवस्था, जो मुख्यतः बाजार ताकतों पर निर्भर थी, अब ऐसा प्रासंगिक हो चुकी है और आगे सभी सरकारों को मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था के प्रबंधन की जिम्मेदारी लेनी होगी। अमेरिका, जो उस दौर के एक प्रमुख आर्थिक सैनिक शक्ति के रूप में अवतरित हुए थे, ने युद्धोत्तर काल में नई मौद्रिक अर्थव्यवस्था स्थापित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी ली। मौद्रिक व्यवस्था का उद्देश्य आर्थिक राष्ट्रवाद की रोकथाम तथा बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय मेलजोल के संबंध में मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करना था। ये माना गया कि एक उदार आर्थिक प्रणाली जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित होगी, स्थायी और टिकाऊ विश्व शांति की गारंटी दे सकती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन, आर्थिक विकास और दुनिया की विकसित बाजार अर्थव्यवस्था के बीच राजनीतिक सामंजस्य का मार्ग प्रशस्त हुआ। उत्तर ब्रेटन वुड्स युग में विश्व अर्थव्यवस्था में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहली, क्षेत्रीय आर्थिक उपव्यवस्थाओं का विकास और दूसरा, बहुराष्ट्रीय निगमों का विस्तार। 1990 के दशक में यूरोपीय अर्थव्यवस्था साझे बाजार से शुरू होकर यूरोपियन यूनियन के रूप में परिवर्तित हुई। प्रशांत क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया में भी ऐसी आर्थिक व्यवस्थाएं प्रकट हुई। राष्ट्रीय निगम भूमंडलीकरण के कारण और प्रभाव दोनों हैं। 1971 को अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के अंत की घोषणा की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका अब अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था के नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं करेगा। तेल संकट, बाजार व्यवस्था का बढ़ता हुआ असंतुलन, औद्योगिक देशों के विकास दर में ह्रास, यही वे कारण हैं जिनसे 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई। मौद्रिकरण वस्तुतः व्यापारिक क्रियाकलापों, विशेषकर विपणन संबंधी क्रियाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना है, जिसमें संपूर्ण विश्व बाजार को एक ही क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। दूसरे शब्दों में, भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व बाजारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है और व्यापार देश की सीमाओं में प्रतिबंधित न रहकर विश्व व्यापार में निहित तुलनात्मक लागत लाभ दशाओं का विदोहन करने की दिशा में अग्रसर होता है। यह एक रूपता और समरूपता की वह प्रक्रिया है जिसमें संपूर्ण विश्व समटकर एक ही हो जाता है। एक देश की सीमा से बाहर अन्य देशों में वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय नियमों और बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ देश के उद्योगों की संबद्धता भूमंडलीकरण ही है। सामान्यतः इसमें विभिन्न तत्व शामिल होते हैं, जैसे विश्व के विभिन्न देशों में बिना किसी अवरोध के विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान संभव बनाने के लिए व्यापार अवरोधों को कम करना। दूसरा, आधुनिक प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह संभव बनाने हेतु उपयुक्त वातावरण बनाना। तीसरा, विभिन्न राष्ट्रों में पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह संभव बनाने हेतु आवश्यक परिस्थितियां पैदा करना। और चौथा, विश्व के विभिन्न देशों में श्रम का निर्बाध प्रवाह संभव बनाना। संक्षेप में अगर हम कहें तो भूमंडलीकरण राष्ट्र की राजनीतिक सीमाओं के आर पार आर्थिक लेन देन की प्रक्रियाओं और उनके प्रबंधन का प्रवाह है। विश्व अर्थव्यवस्था में आया खुलापन, आपसी जुड़ाव और परस्पर निर्भरता के फैलाव को भूमंडलीकरण कहा जाता है। भूमंडलीकरण की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे यातायात और संचार साधनों में क्रांतिकारी विकास के चलते भौगोलिक दूरियां अब सिमट गई हैं। अब न केवल व्यापार, तकनीकी और सेवा क्षेत्र बल्कि लोगों का भी सीमा के पार आवागमन सस्ता और सुलभ हुआ है। कंप्यूटर और इंटरनेट ने भी तेजी से दुनिया को जोड़ा है।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दूरदराज पहुंच ने ग्लोबल संस्कृति की स्थापना कर दी है। जीन्स, टी शर्ट, फास्ट फूड, सैटेलाइट टेलीविज़न की संस्कृति आज के हर नवयुवक की संस्कृति है, चाहे वह विश्व के किसी भी कोने में हो। उपभोक्तावाद भी आज एक तरह से समूचे विश्व की संस्कृति बन गया है। बाजार भी विश्वव्यापी हो गया है। श्रम बाजार की मांग को पूरा करने के लिए कई व्यवस्थित माध्यम भी तैयार हुए हैं। कई ब्रोकर और एजेंट सक्रिय हैं। शिक्षा का भी भूमंडलीकरण हो गया है। अमेरिका जैसे औद्योगिक देशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने जो विदेशी विद्यार्थी आ जाते हैं, कई वहीं भी रह जाते हैं। शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम भी विश्व स्तरीय हो गए हैं। ब्रेन ड्रेन से शुरू हुई पेशेवरों की आवाजाही ने भी जोर पकड़ लिया है। आज वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर भी विदेशों की तरफ जा रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिनके द्वारा पहले उत्पादित वस्तुएं, सेवा, तकनीक, पूंजी आदि की आवाजाही होती थी, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार प्रदायक की भूमिका भी निभा रहे हैं। इस प्रकार भूमंडलीकरण की कई विशेषताएं हैं। भूमंडलीकरण के 3 कर्ताओं का यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया। पहला, विश्व व्यापार संगठन जो सदस्य देशों की राष्ट्रीय सरकारों के ऊपर अपना वर्चस्व में प्रभुता रखता है। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिनकी आर्थिक क्षमता अनेक राज्यों की कुल संपत्ति से ज़्यादा है। और तीसरा कर्ता, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन जिनका ताना बाना समूचे विश्व में फैला हुआ है। ये तीनों मिलकर ही भूमंडलीकरण को अपनी इच्छित दिशा देते हैं। आज वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण के विभिन्न लाभ हैं, जैसे अधिक तेज गति से विकास, रहन सहन का उच्चतर, देशों और व्यक्तियों के लिए नए नए अवसर। भूमंडलन की यह प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन पर लगी रोक के हटने से शुरू हुई। विश्व अर्थव्यवस्था पर कई तरह की रुकावटें दूर होने से भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के लिए रास्ता साफ हुआ। व्यापार में खुलापन आया, विदेशी निवेश के प्रति उदारता बढ़ी है। साथ ही वित्तीय क्षेत्र में भी उदार नीतियाँ अपनाई जा रही हैं। जेट विमान, कंप्यूटर, उपग्रह और इंटरनेट सूचना तकनीक की वजह से देशकाल की सीमाएं भी खत्म हो गई हैं। औद्योगिक संगठनों ने नई प्रबंध व्यवस्थाओं के विकास ने भी भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की है। इसके अलावा यूएसए की राजनीतिक प्रभुता ने भी भूमंडलीकरण को बल प्रदान किया है, क्योंकि भूमंडलीकरण के लिए प्रक्रिया के लिए एक महाशक्ति का प्रभुत्व जरूरी है, जिसकी मुद्रा से अंतर्राष्ट्रीय बाजार का संचालन होता है। और यह भूमिका अमेरिकी डॉलर निभा रहा है। राष्ट्रीय संप्रभुता एक तरह से सीमा विहीन होने लगी है और विभिन्न देशों की सीमाओं का अब सिर्फ भौगोलिक महत्व बनकर रह गया है। कारण आज संप्रभुता, स्वायत्तता और स्वतंत्रताएं की परिभाषाएं भी सिकुड़ गई हैं। इन लाभों के साथ ही भूमंडलीकरण की हानियां भी सामने आई हैं। भूमंडलीकरण का संस्थागत ढांचा भेदभाव भरा हुआ है। पिछले 25 वर्षों में भूमंडलीकरण के चलते राष्ट्रों और लोगों के आय के स्तरों के बीच खाई गहराई है। आय के वितरण की असमानताएं बढ़ी हैं। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और पूर्ण समाजवादी देशों में गरीबी बढ़ी है। संगठित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम हुए हैं, इसलिए ज़्यादातर श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में काम करने को मजबूर हुए हैं, जहाँ उत्पादकता और मजदूरी का स्तर निम्न है। श्रम और उत्पादन की किस्म भी घटिया है। भूमंडलीकरण ने कुछ ही लोगों, प्रांतों, राष्ट्रों के लिए लाभ के ऐसे अवसर खोले हैं जिनकी पहले कल्पना नहीं की जा सकती थी। पर इस दौड़ में अमेरिकी और विकसित देशों की जीत हुई है। जिस पर को लाभ पहुंचा है वह संपत्तिशाली, उच्च शिक्षित पेशेवर, प्रबंध, तकनीक का ज्ञात और मुनाफे के लिए जगह जगह पहुंचने में सक्षम है। दूसरी तरफ जो छोटे मोटे काम करने वाले हैं, जोखिम न उठाने वाले और किराए की तकनीक अपनाने वाले रहे हैं, वो नुकसान में रहे हैं। भूमंडलीकरण के इस दौर में जीतने वाले राष्ट्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, जापान, पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया का नाम आ सकता है। और पिछड़ने वाले देश लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, पश्चिमी एशिया, पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया क्षेत्र के देश हैं। भूमंडलीकरण के दौर में विश्व व्यापार संगठन जैसे निकाय के दायरे में वे भी मामले आ गए हैं जो आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करते हैं और पूरी तरह संप्रभु राष्ट्रों के अधिकार के क्षेत्र में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में भूमंडलीकरण के विभिन्न परिणामों पर हम बात कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ और उससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं की भूमिका और महत्व में भूमंडलीकरण के कारण वृद्धि हुई है। विश्व व्यापार संगठन जैसे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई जो विश्व व्यापार के क्षेत्र में पुलिसमैन की भूमिका का निर्वाह कर रहा है। कहने के लिए तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना बहुपक्षीय सिद्धांत के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित
करने के लिए की गई, लेकिन हकीकत है ये संगठन सामूहिक और अलग अलग तौर पर विकासशील देशों के अर्थतंत्र, समाज और राजनीति पर प्रभुत्व जमाने का माध्यम है। तीसरा, भूमंडलीकरण से बहुराष्ट्रीय निगमों को खुली छूट मिली है और बहुराष्ट्रीय निगम निर्धन राष्ट्रों पर धनी राष्ट्रों के नव उपनिवेशीय नियंत्रण के वाहक बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी निवेश के लिए देश के दरवाजे खोलने का मतलब गरीब देशों और अमीर देशों को एक तरह से बकरी और बाघ की तरह एक ही घाट का पानी पीने की व्यवस्था करना था। ऐसी दोस्ती में अमीर देश गरीब देशों का भरपूर लाभ ले रहे हैं। राजनीतिक अर्थ में विश्व व्यापार में भागीदारी बढ़ाने का मतलब अमीर देशों पर निर्भरता को बढ़ाना है, जो अंततः राजनीतिक निर्भरता और सामाजिक राजनीतिक कीमत चुकाने तक जाता है। एक अन्य प्रभाव यह भी है कि अर्थव्यवस्था का तो भूमंडलीकरण हो गया है, किंतु हमारी राजनीतिक व्यवस्था अभी भी राज्यों की संप्रभुता पर ही आधारित है। इस प्रकार आज के अपने इस वीडियो में हमने भूमंडलीकरण पर बात की। भूमंडलीकरण की पृष्ठभूमि क्या रही, उसका अभिप्राय विशेषताएं क्या है, भूमंडलीकरण के लाभ और हानियाँ क्या रही हैं और भूमंडलीकरण का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ा है। धन्यवाद।